रिफ्लेक्शन का मीनिंग तो बहुत इजी है, ठीक है, आपने कॉलिजन पढ़ी होंगी। किसी बॉल को अगर एकदम आइडियल कंडीशन में थीटा एंगल में थ्रो किया जाए वो थीटा पे उठ जाती है। सेम चीज यहां रे के साथ भी है, ठीक। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि किसी भी सरफेस पे रे जब आती है तो टकरा के वापस उठ जाती है, क्लियर। लेकिन दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। इस इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम भी होता है डिफ्यूज्ड, ठीक है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में और रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस होता है। देखिए, लाइट रे जो होती है अगर किसी भी जगह पे गिरती है, कहीं भी गिरती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर यहां पे मैं मिरर रख दूं तो उसमें मुझे मेरी शक्ल दिखेगी, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिख रही है। जबकि दोनों चीजों पे देखो, ट्यूबलाइट से रे मेरे फेस पे गिरेगी, फेस से मिरर पे गिरेगी और मिरर से मेरी आईज में जाएगी, तो मुझे मिरर में अपनी शक्ल दिख जाएगी। पर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक। इसमें ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस सरफेस पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और मिरर पे रेगुलर होता है। डिफरेंस क्या है, जैसे ये सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, दो पैरेलल आने वाली रे हैं तो वो पैरेलल ही हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद भी। लेकिन इर्रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, अगर दो रे आई, एक तो यहां पे आई और दूसरी मान लो यहां पे आई, ये दोनों आने से पहले तो पैरेलल थी, ठीक, लेकिन ये वाली देखो, ये तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी और ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी। जिस फैशन में ये रे आने से पहले थी, रिफ्लेक्शन के बाद उस फैशन में नहीं रही, उस तरीके से नहीं रही, तो ये किसी चीज की इमेज नहीं बना सकती, ठीक। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी ये चीज मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, लेकिन मोटे तौर पे एकदम आउटलाइनिंग अगर बताई जाए, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर सरफेस पे होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस पे होता है, सिंपल सी चीज, ठीक। जबकि रिफ्लेक्शन तो एक ही चीज है, बस वो सरफेस पे डिपेंड कर जाता है। सरफेस अगर स्मूथ और रेगुलर है तो रिफ्लेक्शन भी रेगुलर होगा। आप जाने वाली रेज को देख के पहचान सकते हो कि आने वाली रे कैसी थी अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और यहां पे जाने वाली रे को देख के नहीं पता चल सकता आने वाली कैसे थी क्योंकि इर्रेगुलर हो गया। क्लियर हुआ। अब ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन है, दोनों के दोनों सेम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, आपकी आईज हेजी कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में हेजी मीन्स मोर इमेजेस इन फ्रंट ऑफ योर आईज। हेजी है तो आपको पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, दैट इज हेजी। हेजी मतलब आपको एक चीज नहीं, उसके साथ कई चीजें दिख रही हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो हेजी का मतलब है मोर ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। हाँ, वैसे ही दिखती हैं चीजें, पर आई उनको कवर नहीं कर पाती। वो चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी अभी इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखो फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जब रिफ्रैक्शन लिखा जाएगा तो एल के बजाय आर लिखा जाएगा, तो आपको क्लियर रहेगा कि रिफ्रैक्शन है या रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। चलो फर्स्ट लॉ लिखो, द इंसिडेंट रे ए बी, द इंसिडेंट रे ए बी, द रिफ्लेक्टेड रे बी सी, एंड नॉर्मल एन एन डैश,
ए बी बी सी और नॉर्मल है एन एन डैश, अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं उसमें समझ में आएगा, एंड नॉर्मल एन एन डैश टू द सरफेस to the incident ray AB, the reflected ray BC, and normal to the surface of reflection at the point of incidence B. At the point of incidence B, lie in the same plane. Lie in the same plane. इसके साथ साथ आपको टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगी कि इसका मीनिंग क्या है. This plane is called the plane of incidence. ठीक, फर्स्ट लॉ देखिए क्या है. डायग्राम बहुत मैटर करता है, ये पहले ही अनाउंस कर चुका हूं मैं आपको. ठीक, देखिए एक रे है, ये तो टेबल है. ठीक, टेबल पे ये जो चीज रखी है ये एक प्लेन है. एक रे आती है टेबल पे गिरती है, ये प्लेन एक्चुअल में नहीं है, ये बस आपको शो करने के लिए डायरेक्शंस. ये टेबल है. एक रे आती है इस तरीके से, इस प्लेन में आती है, ये इस पॉइंट पर टकराती है. इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं और ये A है. तो रे कौन सी है? ए बी. ए बी रे यहां पे. अब ये जो पॉइंट है ये वाला B, इस B पॉइंट पे अगर नॉर्मल उठाया जाए, नॉर्मल एक्चुअल में टेबल पे उठ रहा है, टेबल पे उठा रहे हैं नॉर्मल जो कि टेबल के परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल नॉर्मल ये होगा. ठीक है, तो इसको इस वक्त हम एन बोल रहे हैं. ठीक है ना, फिलहाल बी एन है. एन एन डैश का भी मीनिंग समझाऊंगा ये क्या है. तो ये नॉर्मल नीचे भी जाएगा ना. ठीक है, तो नीचे वाले पॉइंट को एन, ऊपर वाले को एन डैश बोल देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल तो नॉर्मल है. ठीक, एन एन डैश. अब ये रे वो ये कहता है कि जितने एंगल पे आ रही है, सेकंड लॉ लिखाऊंगा अभी, उतने पे ही जाएगी, पर फिलहाल ये किसी एंगल पे आई और किसी एंगल पे यूं चली गई. अब वो जो जा रही है रे, ये टकरा के यूं, ये वो ये कहते हैं कि ये वाली चीज ए बी और ये बी सी और बी एन, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में होते हैं. ये एक प्लेन है जो रेड वाला है ना, ये एक प्लेन है, इसी प्लेन में है. अगर ये वाली ए बी रे इसी प्लेन को टच करते हुए आई है, ठीक है ना, तो बी सी भी इसी प्लेन को टच करते हुए चली जाएगी. ठीक है ना, कुछ क्लियर हो रहा है डायग्राम से. अब सेकंड लॉ ये कहता है कि ये वाली जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे. ठीक, फर्स्ट लॉ लिख रखा है, सेकंड लॉ लिखिए, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकंड लॉ लिखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर आर इक्वल. ये लॉ पूरी दुनिया को पता है, 9th में ही पता चल जाते हैं, 9th 10th में ही पता चल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, रीति रिवाज है, निभाने पड़ते हैं. ठीक है ना, वरना पूरे नहीं होंगे चीजें. तो थीटा आई और थीटा आर दोनों बराबर होते हैं, बस ये सेम प्लेन में होते हैं तीनों की तीनों चीजें, नॉर्मल ए बी और बी सी. अब इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी है, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं. ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स लिखो. हाँ, डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट.
ये जो नीचे बिछी हुई टेबल है ना, ठीक है ना, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है या वो वाला, रेड वाला या व्हाइट वाला? बताइए जल्दी से, रेड वाला व्हाइट वाला, क्या जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ। रेड वाला प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन या इंसिडेंस बात एक ही है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ही प्लेन का तो यूज है इसमें, दूसरे वाले का तो कोई यूज ही नहीं है। दूसरी वाली तो सरफेस है, दूसरे वाली तो सरफेस है। हो गया। अब एक स्पेशल पॉइंट लिखो स्टार बना के, the laws of reflection are valid for any smooth reflecting surface. The laws of reflection are valid for any smooth reflecting surface, irrespective of geometry. Irrespective of its geometry. ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इस वाले रूल का मीनिंग क्या है देखना। उसने कहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए वैलिड है, सरफेस चाहे कैसे भी हो। मान लो ये सरफेस है, ठीक, अगर ये स्मूथ है और रे इस तरीके से आ रही है, यहां पे ये आ रही है रे, आई रे, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये तो इंसिडेंट रे हुई आने वाली, ये पॉइंट बी हुआ, ठीक, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ढूंढना है कि जिस सरफेस पे गिर रही है उसका टेंजेंट कहां पे है। ये हुआ टेंजेंट, ठीक, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो चीज है, दिस इज एन एंड एस, ये हुआ। आपको सरफेस पे टेंजेंट देखना है, फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन उठानी है, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल से जितना एंगल है, ठीक उतने ही एंगल पे दूसरी जाने वाली रे बना दो। I इज इक्वल टू आर रहेगा ही रहेगा, ठीक, और यहां पे भी ये चीज और ये चीज तीनों एक प्लेन में रहेंगी। क्लियर? यहां पे भी बात समझ में आती है, ठीक। तो कैसी भी ज्योमेट्री चाहे कैसी भी हो, मान लो कैसी भी सरफेस है, अगर सरफेस ऐसे है, अगर सरफेस ऐसे है तो यहां पे ये चीज टेंजेंट हो जाएगी। मान लो आने वाली रे ऐसे है यू, तो यहां पे ये नॉर्मल उठा दो और यहां से इतनी एंगल पे इसको यूं भेज दो। चाहे कैसी भी सरफेस हो, अगर सरफेस स्मूथ है तो ये दोनों के दोनों रूल्स वैलिड है वहां पे, ठीक। ये एक स्पेशल पॉइंट था। दूसरा स्पेशल पॉइंट लिखो, whenever reflection takes place, whenever reflection takes place, the component of incident ray, the component of incident ray parallel to reflecting surface remains unchanged. दो चीजें हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो टेबल है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और टेबल के ऊपर ये जो प्लेन खड़ा हुआ ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो whenever reflection takes place, the component of incident ray parallel to reflecting surface remains unchanged, while the component perpendicular to reflecting surface reverses in direction, while component perpendicular to reflecting surface, ब्रैकेट में लिख सकते हैं along normal, जो नॉर्मल के अलोंग होता है कंपोनेंट, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी क्या होता है, रिवर्सेस इन डायरेक्शन, ठीक। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या है ये वाला पॉइंट। इसने कहा है कि अगर
मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, इस पे एक रे आ रही है इधर से ऐसे, और यूं चली गई, ऐसे आई और यूं चली गई, ये यहां पे रहा नॉर्मल, ठीक। अब वो ये कहता है कि तीनों की तीनों सेम प्लेन में होंगे। अगर मैं वो प्लेन ड्रॉ करूं तो वो प्लेन कुछ इस टाइप का होगा, ये आने वाली रे, ये वाली रे एक ही प्लेन पे है तीनों के तीनों। ऐसा हो सकता है प्लेन, कैसा भी हो सकता है। मैं चाहूं तो इस प्लेन को ऐसे घुमाऊं तो रे ऐसे आएगी और यूं चली जाएगी। एक्चुअल में रे कैसे आ रही होगी, ये रे इधर से आई है और इधर चली गई है, ठीक है ना। अगर टेबल को बिल्कुल ऐसे फ्रंट में यूं मानोगे ऐसे, तो रे ऐसे आएगी और यूं चली जाएगी। अगर रे ऐसे आती तो यूं चली जाती, अगर रे ऐसे आती तो यूं चली जाती। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। अगर रे यहां से आ रही है यूं तो इधर जाएगी, तो ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रे इधर से आएगी तो यूं चली जाएगी, ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर रे ऐसे आती यूं चली जाएगी तो ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पे ये वो प्लेन है, रे इधर से आई है और उधर चली गई है, ठीक। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग रे। अब वो ये कहता है कि जो आने वाली रे है उसके अगर दो कंपोनेंट किए जाएं, उसके अगर दो कंपोनेंट किए जाएं, एक कंपोनेंट तो देखो ये वाली रे इसके कंपोनेंट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट तो ये होगा, ये किसके अलोंग है? सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल, ठीक। दूसरा कंपोनेंट आपने ये वाला किया, ये नॉर्मल के अलोंग है। वो ये कहता है कि जब जाने वाली रे के आप कंपोनेंट करोगे ना, तो एक कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा ये वाला, और जो नीचे है वो एज इट इज अब ऊपर हो जाएगा, ठीक। इसके आप चाहे 50 कंपोनेंट कर लो, ठीक है ना। इनफैक्ट 3 कर सकते हैं हम इसके कंपोनेंट, एक्स वाई और जेड के अलोंग, ठीक। लेकिन यहां पे केवल 2 कंपोनेंट हो रहे हैं क्योंकि एक ही प्लेन में है ये, उसी प्लेन। हम चाहें तो किसी दूसरे प्लेन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसका जेड कंपोनेंट 0 है, समझ लो, इसका जेड कंपोनेंट 0 है, जबकि हम कुछ भी ले सकते हैं कंपोनेंट तो, ठीक। तो वो ये कहता है कि केवल वो कंपोनेंट रिवर्स होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या बात समझ में आई? अब हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहीं पे, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं इसी जगह पे, तो यहीं पे अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूंगा तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये वाली एक्सिस समझ लो वाई हो गई, ये एक्स हो गई, और ये वाली एक्सिस हो गई वाई। तो ये जो टेबल है ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस हो गई। समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन इस टाइम एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन इज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है इस टाइम, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट तो एक्स कंपोनेंट हुआ, ये वाला कंपोनेंट जेड कंपोनेंट हुआ, और जो वाई कंपोनेंट है वो इस वक्त 0 है। यहां पे वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट बना नहीं, यहां पे बन सकता था, ठीक। तो ये कह रहा है कि एक्स और ये जो वाई और जेड है, इसमें से जेड कंपोनेंट वो है जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, वो रिवर्स होना है बस, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, बाकी के दोनों एज इट इज रहेंगे। मतलब अगर आने वाली रे को मैं वेक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, यानी कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये करूं, और जो सरफेस है, जो सरफेस है यहां पे, ये जो सरफेस है ये कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। सरफेस क्या है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? जेड वाला। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिंग रे होगी उसमें जेड कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ए आई रहेगा a1, a2 यही का यही रहेगा, ये वाला रिवर्स होने का मतलब माइनस a3 हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया? केवल ये वाला कंपोनेंट रिवर्स होगा, ठीक, ये वाला, ठीक। अब इस चीज ये वाला पॉइंट जो है ये रिफ्लेक्शन का बेसिक है, समझ लो। अगर ये आपको समझ आया तो आप इस चीज को मुझे बता दो कि हो क्या रहा है।
समझ में आ रहा है क्या है? एक टेबल है, उसकी दो दीवारें बनाई है मैंने बस, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई है, तो ये वाली एक्सिस क्या होगी? जेड हो जाएगी। एक्स वाई जेड। क्लियर हुआ? इस केस में एक रे आ रही है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आ रही है, इस पे टकराएगी, इस पे टकराने के बाद इस पे टकराएगी, इस पे टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। 3 रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक रे ऐसे आ रही है यूं इस प्लेन पे, इमेजिन करके देखो, ठीक। ऐसे एक्स वाई और जेड तीनों नेगेटिव है, एक्स वाई और जेड तीनों नेगेटिव है, नेगेटिव। देखो एक्स तो इस तरफ है, वाई इस तरफ है और जेड इस तरफ है। ये टेबल है, ये वाली दीवार तो ये रही और ये वाली दीवार ये रही, ठीक है ना। उस कॉर्नर की बात हो रही है, उस वाले कॉर्नर की बात हो रही है। समझ में आया? रे इधर से आ रही है यूं, तो यहां टकरा के बोर्ड पे टकराएगी, ठीक है ना। अगर रे ऐसे आ रही है तो एक्स वाई जेड तीनों नेगेटिव होंगे। सोच के देखो, अगर रे ऐसे आ रही है तो एक तो कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे होगा, तीनों नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई क्या? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्लियर? अब सबसे पहले रे ऐसे आई, उस कॉर्नर की बात हो रही है। रे ऐसे आती है, इस सरफेस से टकराई और बोर्ड पे टकराई। बोर्ड पे टकराते टाइम एक कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया होगा, कौन सा वाला? आपकी आंखों के सामने है इवेंट, ठीक। कैसे होगी? रे ऐसे आ रही है इधर से यूं, ठीक। आप देखो एक कंपोनेंट तो रे का ये रहा, एक कंपोनेंट रे का ये रहा और दूसरा कंपोनेंट रे का ये रहा। अगर ये वाली रे ऐसे होती ना, ऐसे, तो एक कंपोनेंट ये बनता, एक कंपोनेंट ये बनता और एक कंपोनेंट ये बनता। पर रे तो ऐसे है, तो एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। 3D में सोचना है, ठीक। अब ये रे ऐसे टकराएगी जाके, और टकराने के बाद कैसे उठेगी? ऐसे, यूं उठेगी, ऐसे आई और यूं उठ के बोर्ड पे टकराएगी। अब इस उठने वाली रे का एक कंपोनेंट तो ये हुआ, ठीक है ना, दूसरा कंपोनेंट ये वाला हुआ और तीसरा कंपोनेंट ये हुआ। यही तो पॉजिटिव हुआ है, जबकि इसका ये वाला कंपोनेंट नीचे था और इसका ये वाला कंपोनेंट ऊपर है। और ये कौन सा प्लेन है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जेड कंपोनेंट को उल्टा कर देता है, ठीक है ना। एक्स जेड प्लेन वाई को, जो प्लेन के नाम में नहीं है, वो उल्टा हो जाता है, ठीक। अब आप मुझे ये बता दो, अगर जो आने वाली रे है उसको ना ऐसे दिखाया जाएगा यूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डायग्राम ड्रॉ करने में, पर क्या करें, मजबूरी है। रे इस लाइन के ऊपर ऊपर आ रही है, ऐसे। अगर रे की शैडो देखी जाए तो इस लाइन के ऊपर पड़ेगी। समझने वालों के लिए काफी है, इससे ज्यादा टेंशन मैं तो नहीं ले सकता, क्योंकि 2D है, 3D की हिम्मत कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? इस रे किसके ऊपर है? तो अब आप ये देखो, जब रे यहां से उठेगी तो इसी लाइन के ऊपर रहेगी और इसी लाइन के ऊपर उठ के यहां टकरा जाएगी, इस वाले पॉइंट पे। देखो कैसे गई है रे, ठीक। रे ऐसे आई है और ऐसे गई है, ठीक। अब आप यहां देखना, इस जगह इसके कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं कंपोनेंट, ठीक। ये तो एक्स एक्सिस है, इसका एक कंपोनेंट तो अंदर की तरफ ड्रॉ होगा, ये वाला, ये इस तरफ ड्रॉ, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। एक कंपोनेंट तो अंदर की तरफ ड्रॉ होगा, ये वाला, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट इधर ड्रॉ होगा और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा, यहां पे दिखेगा आपको।
इस जगह। ठीक, थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज ज्यादा हो गई, पर इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये रे 1 है, रे 1 का जो वेक्टर है, मान लो वो है माइनस का A1 I प्लस माइनस का A2 J प्लस माइनस का A3 K। ये है रे 2। रे 2 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा और तीसरा ऊपर होगा। देखो, तो जो रे 2 है उसका कंपोनेंट माइनस का A1, ठीक है ना, I, ठीक है ना, और ये भी माइनस का A2 J और ये वाला प्लस का A3 K होगा। वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन बदलेगा बस। अब जब यहां से रे उठेगी, ठीक, जब रे यहां से उठेगी तो किस तरफ जाएगी, इमेजिन करके देखो। रे उठेगी और यूं जाएगी, यूं। ठीक, रे उठेगी यहां से और ऐसे जाएगी। समझ आ रहा है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसके बाद ये ऐसे जाएगी, यहां से भी टकरा सकती है, यहां से टकराने के बाद यूं आ जाएगी इस तरफ। ठीक, यूं। ठीक, चलो यार इसका भी डायमेंशन बना नहीं, यूं आ जाएगी। सुनना ध्यान से, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ये वाली रे और ये वाली रे बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? उस वक्त तक तीनों नेगेटिव हो चुकी, तीनों पॉजिटिव हो चुकी। यहां पे पहली बार में ये पॉजिटिव होगा, अब ये वाली रे होगी 3 नंबर की। ये कौन सा प्लेन है? वाई। ये देखो, इन तीनों में से, ठीक है ना, अगर इसको देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट तो ये रहा, दूसरा कंपोनेंट ये रहा और तीसरा कंपोनेंट ये रहा। इस वाली रे के 3 कंपोनेंट है इसके। इसका यहां टकराते ही ये वाला कंपोनेंट ऊपर हो चुका है, वहां टकराते ही ये वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा। यहां से जो रे निकल रही है ना ऐसे, उसका एक कंपोनेंट तो ये जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट ये जा रहा है और तीसरा कंपोनेंट ये आ रहा है इधर। अब ये रे यहां से निकल के तो टकराएगी इस वाली दीवार पे। सोचो, रे आई यहां टकरा गई, यहां के बाद वहां टकराएगी। सोचो, रे ऐसे आई, यूं टकराई यहां पे और यहां के बाद वो वहां टकराएगी, उस पे जाके यूं टकराएगी और उस पे यूं टकराएगी तो वहां से यूं जाएगी। और आई थी कैसे? ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। तो ये वाली रे और ये वाली रे बिल्कुल पैरेलल हो गई एक दूसरे के। सोच के देखना ध्यान से। तो ये जो थर्ड वाला है, जो तीसरे वाली इक्वेशन है, तीसरे नंबर की इक्वेशन में क्या आएगा? ठीक है ना, कौन से वाला पॉजिटिव होगा? ये तो कौन सा प्लेन है? वाई जेड, तो ये पॉजिटिव होगा। एक्स कौन सा? ये वाला कौन सा प्लेन है? ये वाई जेड प्लेन है, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स पॉजिटिव होगा। तो थर्ड वाले में A1 I माइनस A2 J और प्लस का A3 K, ये फोर्थ नंबर की है। ठीक, ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड प्लेन है, तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा। अब तो चौथे नंबर की जो रे होगी उसमें A1 I होगा और प्लस का A2 J होगा और प्लस का A3 K होगा। रे आई 3 जगह टकरा के तीनों को पॉजिटिव बनवा के चली गई। ठीक, अब ये बताओ, ये पूरा एपिसोड कितने लोगों को 100% समझ आया है? क्लियर हो रहा है? जिस भी प्लेन पे टकराएगी उसी के परपेंडिकुलर वाला पॉजिटिव बनता चला जाएगा। दैट्स इट। ठीक, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद एकदम से इस चीज पे आ जाते हैं, थोड़ा बल्कि पड़ जाता है। ठीक, पर अगर कंसंट्रेशन के साथ समझते रहे तो आ भी जाता है समझ में। एक्चुअल में ये टाइप की ऑप्टिक्स अगर आपको समझ आती है, इतनी इमेजिनेशन है, तो जेई के बारे में सोचना चाहिए कि वहां पे होगा क्वेश्चन जाके। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, मैं अगर चाहूं यहीं पे तो आपसे हर एक पे प्लेन ड्रॉ करवा सकता हूं कि इसमें प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, पर वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगी चीज। यहां पे पहले वाला प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? ये वाला ही है, बस पहले वाला तो यही हो गया। यहां पे ये वाला, इसी में आ रही थी रे ऐसे,
यूं और इसी में चली गई, ठीक। लेकिन जब इस दीवार पे बनाएंगे तो इस दीवार पे ये वाला प्लेन आ जाएगा, उसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। इस वाली सरफेस पे ये वाला प्लेन आ जाएगा, ये उसको थोड़ा इमेजिन करना और मुश्किल होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, नहीं, प्रोजेक्टर भी इतना ये सब काम नहीं करेंगी चीजें। इमेजिन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको पता है जितनी ज्यादा आपको विजुअलाइजेशन वीडियो दिखाए जाते हैं उतना आपका माइंड हैंडीकैप होता जाता है, वो इमेजिन नहीं कर पाता। फिर बस आपको तो दिखा दिया, आपको लग गया, फिर आपका दिमाग की एक्टिविटी कम हो गई। इसमें अगर इमेजिन करना तो खुद कर सकते हो आप। क्लियर? इसको नोट करना है, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक, जल्दी से। नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा नोट, आपको करोगे भी आप ही। इसकी बात कर रहे हो या उसकी? हाँ, नहीं, एक्स वाई, ये वाली चीज तो एक्स वाई है और ये वाला प्लेन एक्स जेड है, रेड वाला। हाँ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज होता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन नहीं। सरफेस लिखा हुआ देखो, सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसीलिए तो यही चीज तो मेंशन की थी मैंने, दो चीजें होती हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रिवर्स होता है। अच्छे से पोछा लगाया करूंगा अगर कोई काम देगा तो। निकालेंगे नहीं मुझे, ये मिटा दूं?